नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पैथोलॉजी की और पैथोलॉजी में जो आपके एपिडेमियोलॉजी वाला कोर्स है उसकी हम बात करने वाले हैं। इसकी आज 5वीं क्लास है और 5वीं क्लास में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम रहेगा आईडीएम। आईडीएम का मतलब क्या है? इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट होता क्या है। उसके बाद में हम ये देखेंगे कि इसके कौन कौन से मेथड्स हैं। पहली बात तो इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट का मतलब यह है कि समन्वित रोग प्रबंधन। क्या है? समन्वित रोग प्रबंधन। इसका मतलब यह है कि लगातार जो केमिकल्स का यूज हो रहा है उसकी वजह से क्या हो गया है, जो सोइल है वो भी डिग्रेडेड हो रही है, यानी कि धीरे धीरे खराब हो रही है, और जो क्वालिटी ऑफ फूड है वो भी धीरे धीरे आपको खराब होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसा होने की वजह से क्या हो रहा है कि हम चाहते हैं कि जो केमिकल्स है उनका इस्तेमाल कम से कम किया जाए ताकि प्रोडक्ट जो क्वालिटी है वो बढ़े, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब हो रही है वो खराब ना हो। तो इसके लिए इस चीज की आवश्यकता पड़ी है आईडीएम। किसकी आवश्यकता पड़ी है दोस्तों? आईडीएम की। तो आईडीएम पहली बात तो क्या है? ये इंटीग्रेटेड डिजीज यानी कि रोग और मैनेजमेंट यानी कि उनका प्रबंधन। ठीक है, क्या करेंगे हम? समन्वित रोग प्रबंधन करेंगे। जो रोगों का मैनेजमेंट है, कंट्रोल है, वो इस हिसाब से करेंगे कि पर्यावरण को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, उत्पाद की क्वालिटी खराब ना हो, सोइल का जो नेचर है, सोइल की जो फर्टिलिटी है वो भी खराब ना हो, और अपना काम भी होता रहे, यानी कि उत्पादन भी बना रहे। तो इन चीजों का इसमें ध्यान रखा जाता है कि जो हम केमिकल्स यूज करेंगे वो इस लेवल पे करेंगे कि वो हानिकारक ना हो, यानी कि ज्यादा केमिकल्स यूज में नहीं लेंगे। वो बिल्कुल भी इकोलॉजी को प्रभावित नहीं करने चाहिए। इकोलॉजी का मतलब आसपास के कोई कीट पतंग है उनकी संख्या को इतना भी कम ना करे कि वो आगे फ्यूचर में यदि उनकी जरूरत पड़े तो वो हमें मिले ही ना। तो कोई भी चीज को विलुप्त नहीं करना है, यानी कि जो चीजें हैं, इकोलॉजी है, उसको बरकरार रखना है, आसपास के एनवायरनमेंट को हानि नहीं पहुंचानी है। इसके साथ में जो क्वालिटी ऑफ फूड है, फूड की जो क्वालिटी है उसको भी बरकरार रखना है। ऐसा नहीं है कि केमिकल्स इतने इस्तेमाल कर लिए जाए कि फूड की क्वालिटी ही खराब हो जाए, उस फूड को हम कंज्यूम करें, खाएं और हमें ही रोग हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में आपको जो केमिकल्स है उनका कम इस्तेमाल करना है। तो इसमें जो हम मेथड्स भी पढ़ेंगे वो ऐसे मेथड्स पढ़ेंगे जिनमें केमिकल्स का कम से कम उपयोग करना पड़े और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन प्राप्त हो सके। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे आपको मैं यदि इसको समझाऊं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट की, तो नॉर्मली आप ये देख सकते हो कि जो पंजाब और हरियाणा वाला रीजन है वहां पर क्या है, मुख्य रूप से पंजाब वाले रीजन में, पंजाब वाले क्षेत्र में जौ और गेहूं, इन दोनों का ही प्रोडक्शन काफी, जो नहीं अपना धान, धान और गेहूं का प्रोडक्शन काफी ज्यादा होता है। किस किस का हो रहा है दोस्तों? गेहूं का और धान का। और इनका प्रोडक्शन आज से ही नहीं, जब हरित क्रांति आई थी 1965 के लगभग से ही क्या हो रहा है, 63-65 के लगभग से ही आपको क्या देखने को मिल रहा है, इनमें ज्यादा वहां पर प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है। जो किसान है वो इन पे ही डिपेंड है मुख्य रूप से। अब वो उगाते हैं तो वो ही इनको खाते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं, बाहर भी भेजते हैं। अदर देश है वो भी खा रहे हैं, हमारा देश है वो भी खा रहा है। तो इसमें क्या है, एक्स्ट्रा मात्रा में क्या, जब हरित क्रांति आई तो एक तो वेराइटी में डेवलपमेंट हुआ, यानी कि जो किस्में हैं उनमें सुधार हुआ, और साथ में फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल भी हुआ। क्या हुआ दोस्तों? फर्टिलाइजर का इस्तेमाल भी प्रारंभ हुआ। इससे पहले क्या होता था, जो फर्टिलाइजर्स है उनका इस्तेमाल इंडिया में नहीं होता था या बहुत कम मात्रा में होता था। ठीक है, किसानों को इतनी नॉलेज ही नहीं थी कि हम फर्टिलाइजर्स भी इसमें डाल सकते हैं, तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिक ही कम हो रहा था। अब क्या हुआ, हरित क्रांति में लोगों ने फर्टिलाइजर के बारे में जाना, सस्ती कीमतों पे सरकार ने सब्सिडी में फर्टिलाइजर उपलब्ध करवाया और लोगों ने दबाकर इसका इस्तेमाल किया। उसकी वजह से रिजल्ट क्या हुआ, आज आप देखोगे कि जो पंजाब है उस रीजन में आपको कैंसर की सबसे ज्यादा संभावना पूरे पंजाब में ही, इंडिया में, पूरे इंडिया की बात करें तो पंजाब में सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट देखने को मिलेंगे। और उसका जब रीजन निकाला जाता है तो ये निकाला जाता है कि जो उस टाइम पे केमिकल्स का, उस टाइम पे जो फर्टिलाइजर्स है उनका हमने जो इस्तेमाल किया था उसके वजह से आज लोगों में कैंसर की शिकायत हो रही है। ठीक है,
तो इस प्रकार के दुष्परिणामों से बचने के लिए भाई जो हो गया उनकी भी क्या गलती थी, सरकार ने जैसा कहा, लोगों ने जैसा आसपास में किया वैसा ही उन्होंने किया। किसान कितना दिमाग लगाता, किसान को क्या पता था कि आगे चल के इसके ये परिणाम होने वाले हैं। लेकिन भाई यदि सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो किसानों ने भी ध्यान नहीं दिया। अब वहां पर जो परिणाम है वो वहां की आम जनता को फेस करने पड़ रहे हैं, उनको देखना पड़ रहा है। तो इस प्रकार की ट्रेजेडी किसी के साथ ना हो, आगे चल के हम भविष्य में इन चीजों की सावधानी रखें, इसके लिए ये कंसेप्ट तैयार किए गए हैं कि हम किस प्रकार की खेती करेंगे जिसमें केमिकल्स का यूज कम से कम हो और प्रोडक्शन भी बेहतर प्राप्त हो, अच्छा प्रोडक्शन प्राप्त हो। इस प्रकार की चीजों में हम विशेष रूप से ध्यान देंगे। तो ये कंसेप्ट वहां से निकल के आते हैं, इसी प्रकार की चीजों को हम कम करने के लिए इस प्रकार की जो कंसेप्ट है वो लेकर आते हैं। आईडीएम को वही इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट तो करना है, लेकिन वो इंटीग्रेटेड यानी कि समन्वित करना है, पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है, फूड की क्वालिटी भी खराब नहीं करनी है और प्रोडक्शन भी हमें करना है। तो ये सारी चीजें हम किसमें, इसमें देखते हैं। तो इसके अलग अलग मेथड्स होते हैं, उनकी बात करेंगे। मुख्य रूप से ऐसे मेथड्स पे ज्यादा जोर दिया जाएगा जिनमें केमिकल्स का यूज नहीं होता है और फिर भी डिजीज को कंट्रोल किया जा सकता है। तो उन्हीं मेथड्स की हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं पीडीएफ से। सबसे पहले हम परिभाषा की बात कर लेते हैं। सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं, परिभाषा की। जो मेथड्स है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट के, उनकी यदि हम बात करें तो पहली बात तो इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। ये होती क्या है, समन्वित रोग प्रबंधन में रोग नियंत्रण के लिए जैविक, रासायनिक व भौतिक जीवों का इस्तेमाल करेंगे, केमिकल्स का कम इस्तेमाल करेंगे और भौतिक विधियां अपनाएंगे तथा सस्य सभी क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है जिससे रोग कारक तथा रोग को पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है तथा पर्यावरण को कोई हानि भी नहीं होनी चाहिए। हम रोग कारक को कंट्रोल भी करेंगे, रोगों को कंट्रोल भी करेंगे और पर्यावरण को भी किसी प्रकार की हानि नहीं होने देंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट में। आगे बात करते हैं मेथड्स ऑफ आईडीएम। यदि हम मेथड्स की बात करें, इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि जो दुष्परिणाम है जो ह्यूमंस झेल रहे हैं वो आगे ना झेलने पड़े, इसकी वजह से ज्यादा केमिकल्स स्प्रे हो जाने की वजह से जो परिणाम सामने आते हैं वो ना हो, पर्यावरण को हानि ना हो, सोइल खराब ना हो। इस प्रकार के लिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम आईडीएम के कंसेप्ट को लेकर आते हैं, इसको हम मानते हैं। तो मेथड्स की बात करें तो कुछ हम अलग अलग मेथड्स पढ़ेंगे, इनमें अलग अलग बात करेंगे। तो एक एक मेथड हम कवर करते जाएंगे। आज तो सारा नहीं हो पाएगा क्योंकि ये बड़ी क्लास है, लगभग 4 जो हावर है आपके क्रेडिट हावर दे रखे हैं इसमें। इसका मतलब है काफी इंपॉर्टेंट क्लास है और बड़ी क्लास है। तो बड़ी क्लास है तो अलग अलग मेथड है, बड़ी बड़ी मेथड है, तो उनको हम एक एक करके जो क्लासेज है उसमें सीखेंगे। आज हम लगभग 2 मेथड्स यानी कि एक तो होस्ट वाला और एक कल्चरल वाला, ये दोनों मेथड कंप्लीट कर लेंगे। आगे फिर हम इनकी बाद में बातें करेंगे। तो मुख्य रूप से जो मेथड्स है वो होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस वाला मेथड है, कल्चरल जो मेथड है यानी कि कल्चरल तरीके से यानी कि जो सस्य क्रियाएं हैं उनको करके भी हम रोगों को कैसे कंट्रोल करें उस पर ध्यान देंगे। फिजिकल का मतलब है कुछ फिजिकल क्रियाएं करके, जैसे प्लाविंग करके। इसके अलावा और मान लो जो फिजिकल मेथड होते हैं उनका इस्तेमाल हम किस प्रकार से करेंगे ताकि रोग ना हो। केमिकल्स का हम किस प्रकार से इस्तेमाल करें कि कम से कम केमिकल्स हमें यूज लेने पड़े, ठीक है। बायोलॉजिकल कंट्रोल किस प्रकार से, यानी कि ऐसे जीव जो डिजीज को कंट्रोल करते हैं उनका हम किस प्रकार से उपयोग करेंगे उसकी बात करेंगे। और इसके अलावा प्लांट क्वारंटाइन का भी ध्यान देंगे, यानी कि जब हम बाहर से कोई वेराइटी लेकर आएंगे या बाहर से कोई प्लांट लेकर आएंगे तब उसको क्वारंटाइन करेंगे, यानी कि उसको अलग से रखेंगे कुछ दिनों के लिए ताकि उसके साथ कोई भी डिजीज या जो कीट है वो यहाँ पर प्रवेश ना कर सके, नए क्षेत्र में प्रवेश ना कर सके। इस प्रकार की चीजें हम आईडीएम में करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे होस्ट प्लांट रेजिडेंस की। किसकी बात करेंगे, होस्ट प्लांट रेजिडेंस की। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि हम वेराइटी ही ऐसी बनाएंगे जो किसी रोग के प्रति क्या हो, सहनशील हो, यानी कि रोग को सहन करने की उसमें क्या हो, क्षमता हो। तो उस हिसाब से हम वेराइटी डेवलप करेंगे। तो इस मेथड को हम होस्ट प्लांट, होस्ट का मतलब यहाँ क्या है भाई, प्लांट से संबंधित है। होस्ट कौन है, होस्ट हमारी क्रॉप है जिस पर आकर जीवाणु अटैक करते हैं, जो फंगस है वो अटैक करती है और रोग फैलाती है। तो होस्ट में हम क्या करेंगे, रेजिडेंस डेवलप करेंगे, प्रतिरोधकता डेवलप करेंगे। यह विधि विकसित देशों में डिजीज कंट्रोल के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि जो
बाहर के देश है वो इसका इस्तेमाल करते हैं, और आजकल तो इंडिया में भी इसका इस्तेमाल होने लग गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पौधों में रोगजनक के प्रति लड़ने की जन्मजात क्षमता उत्पन्न करना होस्ट प्लांट प्रतिरोध यानी कि होस्ट प्लांट रेजिडेंस कहलाती है। हम पौधों में जो जन्म से ही उनमें रेजिडेंस रहे यानी कि जो रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा हो, रोग ना फैले, ऐसी क्रियाएं हम अपनाएंगे, उनमें ऐसी क्षमता विकसित करेंगे। अब ये कैसे होगी? ये आनुवंशिक अभियांत्रिकी के द्वारा होगी, या मान लो हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा होगी, म्यूटेशन के द्वारा होगी, सिलेक्शन के द्वारा होगी। ये अलग अलग चरण है जिनका हम उपयोग करेंगे, और क्या करेंगे, ऐसी वेराइटीज डेवलप करेंगे जो किसी भी रोग के प्रति क्या हो, संवेदनशील हो, सहनशील हो। ठीक है। कुछ जीन ट्रांसफर किए जाते हैं जो कि पौधों में रोग को बचाते हैं। कुछ ऐसी टेक्निक्स भी हैं जिनका उपयोग करते हैं हम जीन को ट्रांसफर करने में, और उस जीन में ऐसा नेचर होता है कि वो रोगों को क्या करता है, रोगों से फसल को बचाता है। इस प्रकार के अलग अलग जीनों को हम ट्रांसफर करके रोगों को बचा सकते हैं। जो रेजिडेंस है उसको जेनेटिक्स के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक ऊर्ध्वाधर जेनेटिक्स होती, वो ऊर्ध्वाधर प्रतिरोध यानी कि रेजिडेंस होती है, और एक क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल होती है। ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। ठीक है। जो वर्टिकल होती है वो ओलिगोजेनिक यानी कि कुछ ही जीनों द्वारा कंट्रोल होती है। इसको कौन करता है? कुछ जीनें, कम जीनें कंट्रोल करती है, और ये मल्टीजेनिक होती है यानी कि बहुत सारी जीनें इसको कंट्रोल करती है। यदि रेजिडेंस की बात करें तो इसकी जो रेजिडेंस है वो कुछ ही पैथोजन के प्रति क्या दिखा पाती है, प्रतिरोध दिखा पाती है। यानी कि सभी के लिए जो एक पैथोजन है उसकी जो जितनी भी वेराइटी, जितनी भी स्पीसीज है, सभी रेसेज है, उनके प्रति ये क्या नहीं दिखाती है, प्रतिरोध नहीं दिखाती है। लेकिन क्षैतिज प्रतिरोध जो है, रेजिडेंस है, वो आपको क्या देखने को मिलेगी, सभी प्रकार की जो पैथोजन की रेसेज है, स्पीसीज है, उनको ये सभी के लिए क्या रहेगी, प्रतिरोध दिखाएगी। कोई भी रोग नहीं कर पाएगी उस पैथोजन की स्पीसीज। यहाँ पर जो पैथोजन की कुछ स्पीसीज है वही क्या रह पाएगी, प्रतिरोध के रूप में रह पाएगी, यानी कि वही डिजीज नहीं कर पाएगी, बाकी दूसरी स्पीसीज डिजीज कर लेगी। तो इस प्रकार का ये दो प्रकार की क्या होती है, प्रतिरोध रेजिस्टेंस होता है। एक ट्रू रेजिस्टेंस होता है, पौधों में रोग प्रतिरोध उत्पन्न करने के लिए एक या कुछ जीनों का पौधों में उपस्थित होना जरूरी होता है, जिससे पौधों में प्रतिरोध विकसित होता है। यानी कि ये नेचुरल है, पहले से ही पौधे में उपलब्ध होती है, पहले से होती है, जो पौधों को क्या करती है, रोग फैलने से, जो दूसरे रोगजनक है उनको रोग फैलाने से रोकती है पौधों में, तो उसको हम ट्री रेजिडेंस कहते हैं। डिजीज एस्केप, अब ये क्या होता है, इसमें रोग से पौधों को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, टाइम में चेंज कर देते हैं। ठीक है, पौधे का जो लगाने का टाइम है उसमें बदलाव कर देते हैं। मान लो उसको थोड़ा लेट लगा दे या पहले लगा दे, ताकि डिजीज एस्केप हो सके, जो छूट सके डिजीज। जिस टाइम पे सबसे ज्यादा प्रभावी हो उस टाइम पे उसको वो कंडीशन मिले ही नहीं जो वो चाहती है। तो इस प्रकार के मेथड भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे हम कहेंगे डिजीज टॉलरेंस क्या होता है, ये इसी में चल रहा है, इसी टॉपिक में जो बेसिक कंसेप्ट है उनकी हम बातें कर रहे हैं। डिजीज टॉलरेंस क्या होता है, ठीक है। अब डिजीज टॉलरेंस की बात करें तो हम कहेंगे रोग सहनशीलता पौधे की वह क्षमता है जो रोग कारक के इन्फेक्शन करने के बाद भी बिना हानि के सहन करता है। यानी कि एक कंडीशन ऐसी है कि पौधे में रोग होने ही नहीं दिया जा रहा है, पौधा क्या कर रहा है, रोग को पहले ही अवॉइड कर रहा है, उसको रोक रहा है, तो उसको तो हम रेजिडेंस बोलेंगे। और यहाँ पर हम टॉलरेंस उसको कहेंगे, मान लो पौधे में रोग हो भी गया है लेकिन उसका कुछ खास प्रभाव ही नहीं पड़ा, जो फसल का प्रोडक्शन है उस पर कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ा, तो उस नेचर को हम क्या बोलेंगे, उसको हम टॉलरेंस बोलेंगे, उस क्षमता को हम टॉलरेंस कहेंगे। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ रेजिडेंस वेराइटी डेवलप करने के जो अलग अलग मेथड्स हैं, उनकी कौन कौन से मेथड है जिनका हम उपयोग करके रेजिडेंस डेवलप कर सकते हैं, पौधे को प्रतिरोधी बना सकते हैं। सिलेक्शन के द्वारा, मान लो हमारे पास बहुत सारे पौधे हैं और उनमें सब में रोग लग गया, लेकिन खेत में कुछ ऐसे पौधे हैं जो उस रोग से प्रभावित नहीं हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, उनका सिलेक्शन कर लेंगे और अगली बार उन्हीं पौधों को उगाएंगे। तो रोग प्रतिरोधी पौधों का हम क्या कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं, ठीक है, सिलेक्शन कर सकते हैं। म्यूटेशन द्वारा अलग अलग जो म्यूटाजन होते हैं, जिनसे म्यूटेशन होता है, केमिकल और भौतिक यानी कि फिजिकल, दोनों प्रकार के म्यूटाजन होते हैं, उनका उपयोग करके हम प्रतिरोधिता पैदा कर सकते
है, ये भी एक मेथड होता है। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो मान लो एक पौधे में ऐसा पौधा है जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता है और एक पौधे में उपज ज्यादा है, तो दोनों को क्रॉस करवा के एक नई हाइब्रिड बना लेंगे जिसमें क्या होगा, रोग प्रतिरोधकता भी होगी और उपज भी उसकी ज्यादा होगी। तो इस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन करवा के भी हम क्या करते हैं, पौधों में रोग प्रतिरोधकता डेवलप करते हैं, रेजिडेंस डेवलप करते हैं। तो ये कुछ मेथड है जो किस में काम में लेते हैं, हम रेजिडेंस में काम में लेते हैं और वेराइटीज तैयार करते हैं और रोगों से बचते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। दूसरा जो इंपोर्टेंट आईडीएम का मेथड है कल्चरल कंट्रोल। कल्चरल कंट्रोल का मतलब है हम सस्य जो मेथड है उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे, जो खेत में काम में ले रहे हैं मेथड उन्हीं को हम मॉडिफाई करेंगे, उन्हीं में क्या करेंगे, बदलाव करेंगे और रोगों से बचने की कोशिश करेंगे, ताकि इसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल का यूज नहीं होगा। जो सस्य क्रियाएं हैं उन्हीं में मॉडिफिकेशन करेंगे, उन्हीं में बदलाव करेंगे, तो केमिकल से इस्तेमाल नहीं करने पड़ेंगे। इस विधि में खेत में कुछ सस्य क्रियाएं अपनाकर रोग को नियंत्रित किया जाता है। जैसे कि सस्य क्रिया करने से रोगजनक को अनुकूल वातावरण नहीं मिल पाता है, जिससे रोग कारक की वृद्धि नहीं हो पाती है और रोग कंट्रोल हो जाता है। जब हम सस्य क्रियाएं करते हैं तो उसको वो मौसम नहीं मिल पाता है जो वो चाहता है। ठीक है, मान लो सस्य क्रिया कैसे, कोई फसल है जिसमें पानी की वजह से रोग आ रहा है, जैसे नर्सरी में मुख्य रूप से डैम्पिंग ऑफ रोग आता है, वो पानी भर जाने की वजह से आता है। तो यदि हम पानी का निकास कर देंगे, यानी कि पानी को ड्रेनेज कर देंगे, निकाल देंगे उसको, या बेड ऐसी बनाएंगे जो ऊंची उठी हुई हो, तो उस पर पानी ठहरेगा ही नहीं, पानी निकल जाएगा। तो इस प्रकार की टेक्निक लगाकर हम क्या कर सकते हैं, डिजीज को रोक सकते हैं। उनको अनुकूल मौसम मिलने से हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ताकि डिजीज भी वहीं पे रुक जाए। तो ये बात भी आप ध्यान रखना कल्चरल में। आगे बात करें क्रॉप रोटेशन की, तो क्रॉप रोटेशन क्या होता है, हम एक ही खेत में एक ही फसल लगातार नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे, फसलें चेंज करके लगाएंगे। लेग्यूमिनेसी कुल की फसल के बाद में लेग्यूमिनेसी कुल की फसल लगाएंगे, या मान लो पहले लेग्यूमिनेसी कुल की थी तो बाद में लेग्यूमिनेसी कुल की लगाएंगे, उसके अलावा कोई दूसरा कुल है उसके फसलें लगाएंगे। जायद में हम क्या कर सकते हैं, जो फसल है उसकी जगह रिक्त स्थान रख सकते हैं, यानी कि समर में हम उसको खुला भी छोड़ सकते हैं। इस प्रकार की टेक्निक्स भी हम काम में ले सकते हैं, ये क्रॉप रोटेशन में अपनाई जाती है। ठीक है, सिंपल सा। ये तो हम देखते भी हैं कि जब हमारे एक सीजन में कोई एक जगह पर एक क्रॉप बोई जाती है तो अगले सीजन में उस जगह पर हम देखते हैं कि दूसरी क्रॉप बोई जाती है। तो ये बेसिक चीजें अपनाई जाती है, ये हम भी अपनाते हैं, अप्लाई करते हैं। वही बात है क्रॉप रोटेशन। जब एक ही फसल को बार बार एक ही खेत में उगाया जाता है तो रोग होने की संभावना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इससे बचने के लिए खेत में अलग अलग फसल लगानी चाहिए। इससे क्या करेंगे, बचने के लिए फसल में अलग अलग क्या करेंगे, अलग अलग खेत में फसलें लगाएंगे। ठीक है, पत्ता गोभी का ब्लैक रोट रोग उदाहरण है ये। पत्ता गोभी का कैसा, ब्लैक रोट रोग का रोग कारक मृदा में 1 से 2 वर्ष तक जीवित रहता है। ठीक है, इसके लिए 3 से 4 वर्ष का फसल चक्र पत्ता गोभी में अपनाकर इस रोग को कंट्रोल किया जा सकता है। यदि रोग कारक 1 से 2 वर्ष तक खेत में जीवित रहता है तो हम 1 से 2 वर्ष तक खेत में पत्ता गोभी लगाएंगे ही नहीं, हम तीसरे साल पे लगाएंगे। तो जो 2 साल में वो नष्ट हो जाएगा, उसके बाद में रोग कारक ही नहीं रहेगा तो रोग कैसे होगा। तो इस प्रकार की क्रियाएं हम अपनाते हैं, इन्हीं को हम कल्चरल मेथड कहते हैं। और क्रॉप रोटेशन में इस प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं वो हम करते हैं। आगे बात करते हैं, हम मिक्स क्रॉप कर सकते हैं। मिक्स का मतलब है 2 फसलों को एक साथ उगा देना, ताकि जो पैथोजन है वो कंफ्यूज हो जाए कि रोग किस में करे। मान लो कुछ स्पेसिफिक के जो पैथोजन है वो होते हैं, वो विशेष उसी फसल में रोग पैदा करेंगे जो उसकी फसल है, दूसरी फसलों में वो रोग पैदा नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, 2 फसलें एक साथ लगा सकते हैं। कोई अनाज वाली एक फसल लगा दी और उसके साथ दलहन एक और फसल लगा दी, तो दलहन में जो रोग पैदा करेगा पैथोजन वो अनाज में नहीं कर पाएगा, और जो अनाज में करेगा वो दलहन में नहीं कर पाएगा, तो रोग क्या होगा, आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो रोगों का आक्रमण कम होता है क्योंकि पैथोजन 2 फसलों पर एक साथ आक्रमण नहीं करता है, वो 2 फसलों पर को एक साथ संक्रमित नहीं करता है। एक विशेष क्रॉप का एक विशेष पैथोजन ही होता है जो उसको मतलब इन्फेक्टेड करता है। ये बात ध्यान रखना। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ जो
जीवाणु है या मान लो कवक है, वो एक फसल में रोग पैदा करे और दूसरी में भी रोग पैदा करे, यानी कि एक से ज्यादा फसलों में रोग पैदा कर सकते हैं। लेकिन उस प्रकार की फसलें हम काम में लेंगे ही नहीं, हम ऐसी फसलें काम में लेंगे जिनमें कोई भी सामान्य रोग ना हो, ठीक है, उस प्रकार की फसलें काम में लेंगे। पड़त रखना, पड़त रखना का तो सिंपल सी बात है कि हम खेत को खुला रखेंगे 3 महीने तक। जब एक सीजन चलता है 3 से 4 महीने तक हम खेत में कुछ नहीं बोएंगे, उसको ऐसे ही खुला ही पड़ा रखेंगे, ताकि जो पैथोजन है उसको यदि होस्ट ही नहीं मिलेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, आगे जी नहीं पाएगा। तो जी नहीं पाएगा तो वो मर जाएगा, उसके बाद में हम क्या कर लेंगे, उसमें खेती कर लेंगे। तो यदि खेत को पड़त रखा जाता है तो पैथोजन को पोषण नहीं मिलता है, जिसके कारण वह क्या हो जाता है, मर जाता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया भी हम अपना सकते हैं, लेकिन ये क्रियाएं वहां पर अपनाई जाती है जहां पर खेत का आकार बहुत ज्यादा बड़ा हो, ठीक है। मान लो बहुत बड़ा खेत है तो हम एक एरिया में फसल कर सकते हैं, एक एरिया को खुला छोड़ सकते हैं, यानी कि पड़त रख सकते हैं। जहां पर खेती का एरिया ही कम है वहां पर पड़त रखेंगे तो फिर मुनाफा कैसे कमाएंगे। तो इस प्रकार की प्रक्रियाओं के कुछ क्या है, जो ड्रॉबैक्स भी है, कमियां भी है, तो वो भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे बात करते हैं डीप समर प्लाविंग। डीप समर प्लाविंग का मतलब है ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई, और ये हम करते भी हैं नॉर्मली, राजस्थान में तो खूब काम में ली जाती है कि जब गर्मियां पड़ती है, यानी कि जब गर्मियों का सीजन आता है, बहुत तेज मई में धूप गिर रही होती है, उस टाइम पे यदि हम प्लाविंग कर दे तो प्लाविंग के कारण मिट्टी पलट जाएगी, और मिट्टी पलटेगी तो उसमें जो नमी है वो सूख जाएगी, और नमी सूख कर अधिक टेम्परेचर की वजह से पैथोजन क्या हो जाएगा, मारा जाएगा, पैथोजन मर जाएंगे। और कोई कीड़े मकोड़े हैं उनके जो प्यूपा है, अंडे हैं, वो भी क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो इससे मिट्टी की जो क्या होगी, शुद्धता होगी, उसमें रोग कारक कम होंगे और रोग भी कम लगेंगे। तो इस प्रकार की प्रक्रियाएं भी हम अपनाते हैं इसी मेथड में। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई, स्पोर, कोनिडिया और माइसीलियम, इनको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, जैसे कि बाजरे का अर्गट के लिए और वीट का स्मट के लिए। ये दोनों ही डिजीज ऐसी डिजीज है जो किससे हो रही है दोस्तों, सोइल से होती है, यानी कि इसके जो स्पोर है वो मुख्य रूप से कहाँ पे पाए जाते हैं, सोइल में पाए जाते हैं। और यदि हम सोइल को ही गर्म करके, यानी कि गर्मियों के टाइम पे उसकी प्लाविंग करके हम क्या करेंगे, उनको नष्ट कर देंगे, तो डिजीज नहीं होगी, आगे डिजीज नहीं देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार की चीजें हैं जो इसमें होती है। अब नेक्स्ट मेथड की बात करें तो हम कह सकते हैं कि एडजस्टमेंट ऑफ डेट ऑफ सोविंग। जब हम सोविंग की डेट को मान लो कम कर दे या बढ़ा दे, हमें मान लो जुलाई में 1 जुलाई को सोविंग करनी थी, उससे पहले हम 15 दिन पहले या 15 दिन बाद में यदि सोविंग करें और उससे कोई डिजीज ना हो, तो ये हम कर सकते हैं। इस प्रकार की चीजें भी हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि सरसों के खेत में यदि हम अगेती बुआई करते हैं तो हम पाउडरी मिल्ड्यू को कम कर सकते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू जो लगता है सरसों में, वो लास्ट स्टेज पे लगता है, जब प्रोडक्शन पूरा हो जाता है और लास्ट में मान लो जब कटाई का टाइम आता है, उस टाइम पे आपको पाउडरी मिल्ड्यू देखने को मिलेगा। और यदि उस टाइम पे देखने को मिलेगा तो हम थोड़ी सी उसको अगेती बोकर क्या कर सकते हैं, पहले ही काट सकते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू रोग आने से पहले ही। तो ये बात हम कर सकते हैं। इसके अलावा उत्तरी भारत में, जो उत्तरी भारत है उसमें पी और चिकपी यानी कि मटर की फसल और चना की जो फसल है, उसको यदि हम देरी से बुआई करेंगे तो आपको उकट्टा डिजीज यानी कि विल्ट वाली डिजीज जो फ्यूजेरियम से होती है वो नहीं देखने को मिलेगी, या उसकी संभावना कम हो जाएगी। तो ये इस प्रकार के एग्जाम्पल है जिनमें हमें किसी प्रकार का कोई केमिकल यूज में नहीं लेना पड़ रहा है, फिर भी हम डिजीज को कंट्रोल कर रहे हैं। तो यही तो मेथड हम पढ़ रहे हैं आईडीएम में, कि मतलब बिना केमिकल्स के और केमिकल्स का कम इस्तेमाल करके भी हम जब डिजीज को कंट्रोल करेंगे और उससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा, इसी को हम क्या बोल रहे थे, आईडीएम, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट बोल रहे थे। और यही चीज हमको यहाँ देखने को मिल रही है। आगे बात करें प्रतिरोधी किस्मों का चयन की, तो प्रतिरोधी किस्मों का चयन का मतलब यह है कि ऐसी किस्में लेंगे जो एक विशेष जो रोग है उसके प्रति क्या हो, प्रतिरोधी हो, यानी कि वो रोग उसमें होगा ही नहीं पहले से, ठीक है। तो जैसे बाजरे की हरित वाली रोग को रोकने के लिए WCC75 और HB1, ये 2 वेराइटी है जिनमें क्या नहीं होगा, हरित वाली रोग नहीं देखने को मिलेगा। ब्लैक रोट ऑफ कैबेज की बात करें तो ये डिजीज मुख्य रूप से किस में हो रही है, कैबेज में हो रही है। और इसको रोकने के लिए हम जो वेराइटी काम में लेंगे वो कौन सी होगी, पूसा मुक्ता वेराइटी कैबेज की काम में ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हम वेराइटीज उपयोग करके, अलग अलग वेराइटीज उपयोग करके भी रोगों को
रोक सकते हैं। ये भी एक साधारण कंट्रोल का ही मेथड है। बैक्टीरियल जो ब्लाइट है कॉटन में, उसके लिए LDH11 और LDH91 ये दो वेराइटी आपको उपयोग में लेनी है ताकि उसमें ब्लाइट ना हो, कॉटन में ब्लाइट नहीं होगा। ठीक है, आगे बात करें तो प्रमाणित बीजों का उपयोग करेंगे। प्रमाणित बीज क्या होते हैं? सर्टिफाइड सीड, ऐसे सीड जिनको सरकार क्या करती है? सर्टिफाइड करती है, बताती है कि इनमें किसी प्रकार का कोई रोग कारक नहीं है और ये बीज आपके लिए शुद्ध है। उस प्रकार के जो सर्टिफाइड बीज है उन्हीं का हम इस्तेमाल करें, इधर उधर से बीज मांगकर किसी से लेकर हम उपयोग ना करें, क्योंकि हम जब बीज किसी से लेते हैं तो उनमें क्या होता है? रोग आने की संभावना ज्यादा होती है। स्पोर हो सकते हैं दानों के साथ में, जो फंगस के स्पोर है वो आ जाए और आपके खेत में एक नया रोग प्रवेश कर जाए। तो उसको रोकने के लिए आप क्या कर सकते हो? प्रमाणित अच्छे सीड जो सरकार द्वारा प्रमाणित किए गए हैं, सर्टिफाइड हैं, वो सीड ही आप इस्तेमाल करोगे ताकि किसी प्रकार का कोई रोग बीज के साथ में ना आए। ठीक है, खाद और उर्वरक का प्रबंधन। खाद और उर्वरक का प्रबंधन इस प्रकार से करना है कि डिजीज ज्यादा ना हो। ऐसा हो सकता है कि जब हम ज्यादा नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा दे, किसी भी जो फसल है उसमें यदि ज्यादा नाइट्रोजन की मात्रा देते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि वहां पर कीट लगने की संभावना और डिजीज होने की संभावना दोनों ही बढ़ जाती है। क्योंकि दोस्तों नाइट्रोजन क्या करता है? जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है यानी कि जो वानस्पतिक ग्रोथ है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। ठीक है, वानस्पतिक ग्रोथ अधिक होने की वजह से क्या होता है? डिजीज होने की संभावना भी बढ़ जाती है, उसमें रोग होने की संभावना भी क्या होती है? बढ़ जाती है। तो यही कारण है कि हम नाइट्रोजन का विशेष ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा हम पोटेशियम जैसे जिनकी कमी होती है, पोटेशियम जैसे न्यूट्रिएंट जिनकी कमी होती है, क्योंकि पोटेशियम का एक नेचर ये है कि ये ड्रोट रेजिस्टेंस और डिजीज रेजिस्टेंस डेवलप करता है, यानी कि डिजीज के रोगों के प्रति प्रतिरोधकता पैदा करता है। तो इसकी मात्रा तो हमें बढ़ानी है और नाइट्रोजन की मात्रा हमें लिमिटेड रखनी है ताकि डिजीज ना फैले। ठीक है, और इसकी मात्रा बढ़ाकर हम डिजीज को फैलने से रोक सकते हैं। तो इस प्रकार से हम न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट करके भी रोगों को कम कर सकते हैं। आगे बात करें मृदा में सुधारक डालकर, यानी कि मिट्टी में ऐसे पदार्थ डालना जो क्या करे? पैथोजन की ग्रोथ को कम करे। तो नीम की खली इस प्रकार का एक क्या है? सुधारक है। इसका उपयोग करके हम कीटों की संख्या को भी कम कर सकते हैं, कीटों को भी कम कर सकते हैं, साथ में पैथोजन की जो संख्या है उसको और पैथोजन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इस प्रकार के सुधारक भी हम काम में ले सकते हैं। तो ये कुछ मेथड से थे जिनकी हमने बात की। एक तरफ से कल्चरल मेथड और जो आपका होस्ट रेजिस्टेंस है उसकी हमने आज बात कर ली है, दो मेथड IDM में यानी कि इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट में। अब जो नेक्स्ट मेथड रहेंगे फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड या और जो जितने भी मेथड दिए हुए हैं उनकी हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।